नमस्कार। आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। जी। कौन से टॉपिक पे थे हम? लास्ट लास्ट टॉपिक कौन सा था हमारा? ऑयल। नहीं नहीं, चैप्टर कौन सा था? स्वाद का चल रहा था, स्वाद का पूरा हो गया था। स्वाद का हो गया सर। स्वाद में शायद मीठा और खट्टा हो गया है। मीठा और खट्टा हो गया। मधुमेह। तेल के ऊपर बात हो गई, फिर मीठी चीजें शायद बाकी है। હા સર, બાકી છે. ખાલી તેલ. લાસ્ટ આપણે ઓઇલ પર વાત કરી ऑयल હતી. ऑयल पे बात की थी, ठीक है। अब भोजन को जब हम गर्म करते हैं तो उसकी इफेक्ट का ये चैप्टर है। तेल का क्या इफेक्ट आता है, नमक का क्या इफेक्ट आता है, ये सब बातें हमने देखी। अब यहाँ डायबिटीज के ऊपर इसकी क्या इफेक्ट आती है, कैसे आती है। तो मीठी चीज, स्वीट, जब गर्म होती है तो क्या होता है? तो आप सब लोगों को पता है कि गन्ने का रस भी मीठी चीज है, स्वीट है। चीनी भी स्वीट है, दोनों स्वीट है। लेकिन गन्ने का रस जो है वो नेचुरल है और चीनी प्रोसेस्ड होके बनता है। तो गन्ने का रस इस धरती का अमृत है। गन्ने का रस इतना नेचुरल है कि आप जब उसको पीते हो तो आपके शरीर में खून में जाने के बाद वो सीधा ग्लूकोज लेवल जैसा है और आपके सेल टिश्यू सीधा उसका इस्तेमाल शुरू कर लेते हैं। लेकिन गन्ने का रस हम लंबे समय पे रख नहीं सकते, वो थोड़ी देर में ही उसका रंग बदलना शुरू हो जाता है। रंग कौन बदलता है, पहले तो ये समझना है। गन्ने के रस का कलर क्यों बदल जाता है? कौन बोलेगा? आप रस निकालो, थोड़ी देर के लिए उसको ग्लास में भर के रखो तो उसका कलर बदल जाता है ना। क्यों बदल जाता है? हवा के संपर्क में आने से। जी। हवा के संपर्क में आता है तो हवा के बैक्टीरिया उसको बिगाड़ना शुरू कर लेते हैं, उसका कलर बदलना शुरू हो जाता है। अब गन्ने का रस जो है वो लंबा टिक नहीं पाता है। इसीलिए गन्ने के रस की जो मिठास है वो लंबे समय के बाद आपको खानी है, मजा लेनी है, तो रस तो रख नहीं पा सकते हम। इसीलिए उसको उबाल के उसका देसी गुड़ बनाया जाता है। तो जितना गन्ने का रस शरीर के लिए अच्छा है उतना देसी गुड़ अच्छा नहीं है। अच्छा, देसी गुड़ भी थोड़े महीनों के अंदर बिगड़ जाता है। तो वो थोड़ा लंबा, 1 साल 2 साल तक नहीं बिगड़े, इसके लिए उसको और उबाल के और गर्म करके वाइट, सफेद गुड़ बनाया जाता है। सफेद गुड़ भी 1 साल 2 साल के अंदर बिगड़ जाता है।
तो वो नहीं बिगड़े इसके लिए और गर्म करके उसकी सफेद चीनी बनाई जाती है। चीनी लंबे सालों तक स्टोरेज में रख सकते हो आप। अब चीनी जब उबालते हो तो वो सैक्रिन बन जाती है। अब जैसा उसका गर्म होने से उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज आता जाता है, तो गन्ने का रस आप पियोगे तो आपके शरीर के सेल, टिश्यू, इमीडिएट आपके मसल्स उसको तुरंत इस्तेमाल करना शुरू कर लेते हैं। यानी आपने गन्ने का रस पिया, आपके शरीर में ब्लड में शुगर लेवल थोड़ा बढ़ गया, लेकिन थोड़े ही घंटों में वो सारा नॉर्मल हो जाता है कुछ किए बिना। लेकिन आप गन्ने के रस की जगह चीनी खाते हो, उबाल के खाते हो, सैक्रिन बन जाता है, तो वो तो जहर हो जाता है। वो शरीर इतना आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो मीठी चीज जितनी नेचुरल है इतनी शरीर उसको आसानी से डाइजेस्ट कर लेती है। तो ये शुगर, शुगर यानी डायबिटीज, डायबिटीज क्या है? तो डायबिटीज में क्या होता है कि हमारा शरीर जो है वो, हमारे शरीर में जो खून है करीब 5 लीटर के आसपास, हमारे खून के अंदर जो ग्लूकोज, शुगर का जो लेवल है, उसकी जो क्वांटिटी है वो 5-7 ग्राम से ज्यादा नहीं रख सकते शरीर। आप पूरे खून का शुगर निकालो, उसका वजन करो तो 7 ग्राम होगा, इससे ज्यादा नहीं रख सकता शरीर। अब आपने ज्यादा शुगर खाया, कोई भी चीज, तो आपका पेंक्रियाज क्या करेगा? इंसुलिन बनाएगा, शुगर का चर्बी में कन्वर्ट करेगा और चर्बी लीवर में स्टोरेज हो जाएगी। अब आप पूरे दिन भोजन नहीं करते हो, आपके खून में से शुगर लेवल कम होने लगता है, तो पेंक्रियाज दूसरा इंसुलिन पैदा करेगा, लीवर का चर्बी जो है उसको तोड़ के वापिस शुगर में कन्वर्ट करके खून में भेज देगा। तो ये स्टोरेज की प्रोसेस हो गई। लेकिन ये शुगर जो है उसका यूज कौन कर रहा है? तो आपके सारे मसल्स, आपके सारे शरीर के सेल्स, टिश्यू, ये सब जिंदा रहने के लिए उसको शुगर चाहिए। इसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकते। तो ये शुगर जो है वो सेल का खुराक है, मसल्स का खुराक है। लेकिन ये शुगर जो है नेचुरल जो है वो तो वो सीधा इस्तेमाल कर लेता है, शरीर के सेल, टिश्यू, मसल सब सीधा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब प्रोसेस किया जाता है, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बदल जाता है, हार्ड बन जाता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बन जाता है, तो वो शुगर आपका सेल सीधा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ये यहाँ आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। ये रिक्शा दिखाई दे रही है आपको। रिक्शा के अंदर आप प्योर पेट्रोल डालो, नई रिक्शा है, रिक्शा चालू करो, कम से कम एक्सीलेटर पे रखो, रिक्शा चालू रहेगी बंद हो जाएगी? नई रिक्शा है, प्योर पेट्रोल है, रिक्शा चालू रहेगी बंद नहीं हो जाएगी। अच्छा, यही नई रिक्शा में आप केरोसिन डालो, रिक्शा चालू करो, जैसे आपने एक्सीलेटर कम किया तुरंत बंद हो जाएगा। तो यहाँ दोष किसका है? फ्यूल का या रिक्शा का? रिक्शा का, फ्यूल का। ठीक है, क्योंकि रिक्शा तो नहीं है। अब फ्यूल में क्या हुआ? प्योर पेट्रोल था तो धीमी गति से भी इंजन चालू रहता है, यानी फ्यूल कंजम्पशन चालू रहता है। लेकिन पेट्रोल की जगह आपने डाल दिया केरोसिन, तो केरोसिन के जो एटम्स होते हैं वो पेट्रोल की जगह इतने ज्वलनशील नहीं होते, उसका ऑक्टेन कम होता है, तो वो आसानी से जलता नहीं है। तो इसीलिए रिक्शा के अंदर जब रिक्शा में केरोसिन डालते हो
तो केरोसिन को जलाने के लिए क्या करना पड़ता है, रेस देना पड़ता रखता है, रेस रखना पड़ता है। जैसे आपने स्लो किया एक्सीलेटर, तुरंत बंद हो जाएगा। तो हमारे शरीर में भी ऐसा है। आप गन्ने का रस पियो, प्योर पेट्रोल है। प्योर पेट्रोल है, शरीर बिल्कुल आसानी से उसको खर्च करता रहेगा। आप एक्सरसाइज नहीं करो तो भी खर्च चालू रहता है, बंद नहीं हो जाता है। अब गन्ने के रस की जगह आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या ऐसे चीनी है, आलू की सब्जी है, चावल पका के खाओगे, तो ये सब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। तो वो आसानी से डाइजेस्ट नहीं करता है। तो शरीर को डाइजेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कसरत करानी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तब जाके वो शरीर उसका खर्च कर पाती है। तो जितना नेचुरल शुगर, इतना शरीर को डाइजेस्ट करने में आसानी। जितना कॉम्प्लेक्स, ज्यादा एटॉमिक स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा, तो वो सेल उसको आसानी से यूज नहीं कर पाते हैं शरीर के। तो यहाँ क्या होता है कि मान लो आपने गन्ने का रस पिया, तो आप तुरंत ब्लड शुगर चेक करोगे तो 150, 200, 250 पहुंच जाएगा। लेकिन यही ब्लड शुगर, आप कुछ नहीं कर रहे हो, पूरे ऑफिस में बैठे रहे हो, नो एक्सरसाइज, नो वॉकिंग, लेकिन प्योर पेट्रोल है शुगर, यानी प्योर पेट्रोल है गन्ने का रस, तो आप बैठे हो फिर भी शरीर उसको खर्च करता रहता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो 4 घंटे के बाद आप चेक करोगे तो 200, 250 वाला शुगर लेवल अपने आप 100, 125 आ जाएगा। गन्ने का रस पिया तब हाई, लेकिन 4 घंटे बाद देखो तो आप बैठे रहे हो, कोई कसरत नहीं है, फिर भी डाउन अपने आप, बिना दवाई। अच्छा, मान लो इसकी जगह आपने आलू खा लिया पका के, चावल खा लिया, गेहूं की रोटी खा ली। अब ये तो केरोसिन डाल के बैठे हो शरीर में। अब केरोसिन आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है शरीर। तो फिर क्या करना पड़ेगा, रेस देना पड़ेगा, रिक्शा की तरह आपको कसरत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके थोड़ा डाइजेस्ट होगा। आज बैठे बैठे नहीं डाइजेस्ट होगा। तो ऐसे केस में कसरत करनी पड़ती है। तो यहाँ ये समझना है आपको कि जितनी सिंपल शुगर, इतनी डाइजेशन आसानी हो जाती है। ठीक है। तो पकाई हुई कोई भी कार्बोहाइड्रेट से वो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती है। हाँ, जैसे गन्ने का रस और चीनी। देसी गुड़ जितना आसानी से डाइजेस्ट होगा, इतना सफेद गुड़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स मोड हो गया, क्योंकि वो बार बार गर्म करके बनाना पड़ता है। तो एक गर्म करने से ही समस्याएं बढ़ती है। तो हमारा जो भोजन है जितनी बार गर्म होता है, तेल गर्म हो गया तो शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता, नमक गर्म हो गया तो कैल्सिफिकेशन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स गर्म कर लिया तो कॉम्प्लेक्स मोड में आ गया, उसको आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा शरीर। दूसरा एक एग्जांपल है गर्म करने से क्या होता है। आप छाछ की थैली फ्रिज में से बाहर रखो 3-4 घंटे के लिए धूप में, क्या होगी, फूल जाएगी। क्यों फूल जाती है? क्योंकि धूप में जैसे थैली रखते हो तो सूर्य का प्रकाश थैली के अंदर जाता है। थैली के अंदर प्रकाश जाएगा तो जो छाछ के अंदर जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन गर्म होता है। गर्म होता है तो बैक्टीरिया के लिए आसानी हो जाती है खाने के लिए। खाने के लिए आसानी हो जाती है तो बैक्टीरिया प्रोटीन को खाते हैं। बैक्टीरिया वायु बनाते हैं, वायु थैली के अंदर इकट्ठा होने लगता है, वायु थैली में से बाहर निकलने की जगह नहीं होती है तो थैली फूलने लगती है। ये गर्मी के कारण हो रहा है। तो हमारे फूड प्रोसेसिंग में दो चीजें, दो टेक्नोलॉजी, एक रिफाइंड टेक्नोलॉजी और एक पेस्चुराइज टेक्नोलॉजी, ये दोनों टेक्नोलॉजी फूड को गर्म करके प्रिजर्व करते हैं। तो ये दोनों टेक्नोलॉजी ने
दुनिया के सारे मनुष्य की हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा घाव किया है। हेल्थ सेक्टर को खत्म करके रख दिया है। ये दो टेक इसकी जगह फ्रोजन टेक्नोलॉजी होता तो बहुत अच्छा था। आप कोई भी चीज को फ्रीज कर दो, फ्रोजन कर दो, वो इतना बिगड़ेगा नहीं जितना गर्म करके बिगड़ जाता है। लोहा भी आप बार बार गर्म करो तो हार्ड हो जाता है, कड़क हो जाता है। पहले सॉफ्ट होता है, फिर बार बार गर्म करो तो हार्ड होने लगता है, फिर कास्ट आयरन बन जाता है। माइल्ड स्टील का कास्ट आयरन बन जाता है, बर्ड हो जाता है, टूट जाता है। हाँ, तो ये बार बार गर्म करके जो चाकू होते हैं ना, गुजरात में फुदेरा के चाकू बहुत प्रसिद्ध होते हैं। तो फुदेरा, बीजापुर के पास एक छोटा सा गांव था। उनके गांव का जो लोहार था, उन्होंने आइडिया क्या लगाया, जो जो लोहे का चाकू बनाता था वो लोहे को बार बार गर्म करता था, फिर पानी में डालता था, बार बार गर्म किया, पानी में डाला, ऐसा मल्टीपल करता था। तो वो लोहा एकदम हार्ड हो जाता था। फिर उसका जो चाकू बना के बेचता था, तो वो चाकू की धार लंबे समय तक जाती ही नहीं थी। तो बहुत प्रसिद्ध हो गया था। और आप पूरे गुजरात में जाओ, फुदेरा के चप्पू मांगोगे तो उसका नाम हो गया था। तो ये बार बार गर्म करने से होता था। अच्छा, आगे ये चित्र आप देख रहे हो, किसी गांव में गाय भैंस पालने वाली बहन गोबर इकट्ठा करती है। देखा होगा सब लोगों ने। अच्छा, ये गोबर इकट्ठा करती है तो हाथ में ग्लोव्स पहनती है क्या? खुले हाथ गोबर को पकड़ती है, तगारा भरती है, माथे पे रखती है। अच्छा, ये बहन को बोलो ये गाय भैंस का छोड़ो, रोड पे झोपड़पट्टी वालों की पोटी इकट्ठा करनी है, करेगी क्या? नहीं करेगी। अच्छा, पराये लोगों की तो नहीं करेगी, उनकी कुटुंब वालों की, कुटुंब वालों की छोड़ो, उनकी खुद की। गाय भैंस का गोबर हाथ में पकड़ने का और अपना खुद का देखने के लिए राजी नहीं है। तो क्या हम गंदा खाते हैं? खाने में तो गरम गरम मसालेदार टेस्टी टेस्टी खाते हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। गंदा क्यों आता है? ये समझना है। अच्छा, गांव गांव की गाय भैंस का गोबर तो ये चित्र में दिखाई दे रहा है ना, ऐसा आकार वाला गंदा नहीं होता है। शहर में घूमने वाली गायों का गोबर देखा है, आकार नहीं होता है, रबड़ी, बास, गंदा। क्यों? बस ये फर्क समझना है। गांव वाली गाय क्या खाती है? सूखा या हरा घास खाती है, कच्चा खाती है, बिना पकाया खाती है। इसीलिए उसका गोबर हाथ में पकड़ने लायक होता है, गंदा नहीं होता है। और शहर वाली गाय क्या खाती है? हम खाना खाते हैं, जो बच जाता है वो सारा गाय को खिलाते हैं। हमने रोटी सब्जी खाई, बच गई तो गाय को। आपने दाल दाल चावल खाया, बच गया तो गाय को। अब शहर में रहने वाले लोगों का गोबर और गायों के गोबर में क्या अंतर है? बस ये सारी समस्या गंदगी की ही है, गोबर की ही है। हमारा गोबर गंदा, हमारा यूरिन गंदा, हमारा पसीना गंदा। क्यों? क्योंकि हम तीनों टाइम पका के खाते हैं। भोजन जब पक जाता है तो जल्दी सड़ने लगता है, और सड़ा हुआ भोजन शरीर में घूमता रहता है, पसीने के रूप में निकले तो भी सड़ा हुआ, यूरिन के रूप में निकले तो भी सड़ा। हम हर रोज साबु घिस घिस के मर जाते हैं, दूसरे दिन वैसे के वैसे गंदे हो जाते हैं। ये गर्मी की मौसम में तो कई लोग नहा धो के सूट बूट पहन के, बूट मोजा पहन के ऑफिस जाते हैं, सेंट बेंट डाल के। और शाम को जब घर आते हैं, बूट निकाल के घर में घुसते हैं तो रूम का वातावरण बदल जाता है। उनके मोजे शौक में से इतनी
बदबू आती है, रूम की दीवार खिड़कियां खोल देने की जरूरत पड़े, इतनी गंदगी हो जाती है। ये कहाँ से आती है? ये भोजन से ही आती है, पकाया खाते हैं। हाँ, तो ये पकाया भोजन सब जगह, नमक गर्म हो गया कैल्सिफिकेशन हो गया, तेल गर्म हो गया तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल, खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ब्लॉकेज बढ़ गया। आपने प्रोटीन को पका के खाया, सड़ गया। देखो, प्रोटीन एक ऐसा खुराक है, ये जितना जल्दी सड़ जाता है शायद दुनिया का कोई खुराक सड़ता होगा। तो हम तीनों टाइम सडन हो जाए ऐसी ही चीजें खाते रहते हैं। तो हमारे शरीर में जितनी चीजें गर्म होके जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स गर्म होके गया तो भी वो खराब कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, तेल गर्म होके गया तो भी खराब कोलेस्ट्रॉल, नमक गया तो कैल्सिफिकेशन हो गया, प्रोटीन गया तो सड़ गया, वायरल इन्फेक्शन वाली शरीर में समस्या बढ़ जाती है, सर्दी जुकाम बुखार होने लगता है। तो ये कफ पित्त वायु, हाँ, मीठी चीज ज्यादा खाई तो कफ बढ़ने गया, खट्टी खाई तो वायु बढ़ने लग गया खून के अंदर, तीखा खाया तो पित्त बढ़ने लग गया। तो ये सबको, ये सब चीजें जो बढ़ जाती है, इसके कारण शरीर में कफ पित्त वायु बढ़ती है। तो इससे बचने के लिए आ, आयुर्वेद ने रसायन का जिक्र किया है। रसायन में गिलोय, तुलसी, गोखरू, आंवला और अश्वगंधा, हमारे पास जो रसायन होता है इसमें पांच चीज होती है। मार्केट में जो मिलता है इसमें गिलोय, गोखरू और आंवला, ये तीन चीज होती है। तो ये तीनों शरीर के कफ पित्त वायु को कंट्रोल करने के लिए होता है। हमारे शरीर में जो नमक का कैल्सिफिकेशन हो जाता है और तेल का जो खराब कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेज बन जाता है, तो उसको तोड़ने के लिए अदरक, लहसुन, नींबू, सेब का सिरका और शहद का टॉनिक हमने बनाया है। तो ये टॉनिक कोलेस्ट्रॉल काटता है, ब्लॉकेज निकालता है और साथ साथ में कफ जन्य समस्याओं को भी कंट्रोल करता है। वायु अ, के कारण भी जॉइंट पेन्स और सब कुछ होता है, जॉइंट पेन, तो वो उसमें भी राहत देता है। तो ये हृदय अमृत टॉनिक हृदय अमृत नहीं है, हृदय के लिए नहीं है, पूरे शरीर के सारी जगह जहां जहां वो जमा पड़ा है कचरा, उसको तोड़ के निकालने का काम करता है। अब आगे कीटनाशक। कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड पॉइजन है, वो सबको पता है। अब पेस्टिसाइड एक ऐसा कचरा है कि वो आसानी से टूटता नहीं है, उसका जो पर्यावरण में वो समा जाना चाहिए वो नहीं होता है। पेस्टिसाइड लंबे समय तक पर्यावरण में रहता है और प्रदूषित करता है, पर्यावरण को नुकसान करता है। इसके साथ साथ जैविक जितना भी है, वनस्पति हो या प्राणी जगत हो, जीव जंतु हो, वो सबको मारने का काम करते हैं। और पेस्टिसाइड जीव जंतु को मारने के लिए ही छांटे जाते हैं। तो हमारी पब्लिक की मान्यता ऐसी है कि कोई भी फल सब्जी आप लाते हो, पेस्टिसाइड इसके ऊपर छांटे जाते हैं। तो पेस्टिसाइड वाली सब्जी को आप पका के खाते हो तो पेस्टिसाइड की इफेक्ट कम हो जाती है, ऐसी हमारी मान्यता है, जो गलत होती है, वो सही नहीं है। दूसरा, पेस्टिसाइड इतना छोटा माइक्रोटॉक्सिन है साइज में। आप तेल ज्यादा खाओगे तो तेल सेल के अंदर नहीं घुस सकता, टिश्यू के अंदर नहीं घुस सकता, वो शरीर के खून की नलियों में जमेगा, आपकी स्किन के नीचे, चामड़ी के नीचे इकट्ठा होगा तो ओबेसिटी हो जाएगा, फैट जमा हो जाएगा। तो चर्बी जो है वो ऑर्गेन के
बीच में कहीं कहीं जमा हो जाती है। वो इतना माइक्रो नहीं है, लेकिन पेस्टिसाइड इतना माइक्रो होता है कि वो सेल के अंदर घुस सकता है, टिश्यू के अंदर घुस सकता है, सेल के अंदर जाके सेल का सबसे छोटा जो हमारा पार्ट बॉडी का होता है वो सेल होता है, कोष कहते हैं गुजराती में। तो कोष का कोष केंद्र होता है। तो कोष केंद्र के अंदर डीएनए और आरएनए की एक्टिविटी होती है। तो ये पेस्टिसाइड सेल के कोष केंद्र के अंदर घुस सकता है, इतना छोटा होता है। ये वायरस जैसा होता है, वायरस भी ऐसे होते हैं। वायरस इतने छोटे होते हैं, वो बैक्टीरिया से कई गुना छोटा होता है। करीब 100 से लेके 1000 तक वो छोटा होता है बैक्टीरिया के हिसाब से वायरस। तो वायरस भी सेल के कोष के अंदर घुस सकता है, कोष केंद्र के अंदर घुस सकता है, इतना छोटा होता है। इसी तरह पेस्टिसाइड्स भी शरीर के सेल के कोष केंद्र के अंदर घुस जाता है। और कोष केंद्र के अंदर जब ये पेस्टिसाइड चला जाता है, तो जो कोष केंद्र के अंदर डीएनए और आरएनए जो प्रोग्रामिंग होता है उसका, वो सेल को कब मल्टीप्लाई होना है, कितनी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई होना है, किस साइज में बनना है, उसको ये जो प्रोग्राम किया होता है उसको डिस्टर्ब कर लेता है। फिर उसका जो मल्टीप्लिकेशन का जो ग्रोथ होता है वो कंट्रोल बाहर चला जाता है। फिर वो बड़ी गांठ में कन्वर्ट हो जाता है। फिर लास्ट में वो कैंसर बन जाता है। तो जितने भी कैंसर की बीमारियां है उसके पीछे ज्यादातर हमारा तो मानना यही है, पेस्टिसाइड इसके पीछे जिम्मेदार होता है। अब पेस्टिसाइड जितना गर्म होता है उतना हम उसकी इफेक्ट को कम करने के लिए सब्जी को पका के खाते हैं, हमारी ये मान्यता है। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये गलत मान्यता है। गर्म होने से पेस्टिसाइड ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और पेस्टिसाइड इतना महंगा होता है और इतना जहरीला होता है जो खेतों में डाला जाता है कि ये पेस्टिसाइड, सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड कौन सी सब्जियों में डाली जाती है पता है आप लोगों को? भिंडी सबसे ज्यादा, दूसरा होता है बैंगन, तीसरा होता है गोभी पत्ता, और चौथा होता है फ्लावर। ये चार सब्जी ऐसी है इसमें सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स का उपयोग होता है। अच्छा, बैंगन के और भिंडी में जो दवाइयाँ छांटी जाती है वो इतनी महंगी होती है। करीब मैं आपको बताऊं, कोरोना से पहले ही, यानी 5 7 8 साल पहले 10,000 रुपये लीटर दवाइयाँ आती थी। आज तो वो शायद डबल हो गई होगी। 10,000 रुपये 1 लीटर। अबे इतनी महंगी दवाई के थोड़े बूंद आप आपकी जीभ पे रख लो ना, तो मनुष्य का मौत हो जाए, इतना जहर वो खेतों में डाला जाता है। अब ये दवाई की जो बोतल होती है उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन होती है किस तरह इसका इस्तेमाल करना है, खेत में 1 एकड़ में कितना डोज डालना है। लेकिन वो इतने छोटे अक्षर में होता है और अंग्रेजी में लिखा होता है, खेडूत को पता ही नहीं होता है कितना डोज डालना चाहिए। ये खेत में दवाई छांटने के बाद जो फसल है, जो सब्जी है, उसको कितने दिन के बाद मार्केट में बेचने के लिए देना चाहिए, ये सारा कोई नॉलेज होता नहीं है। आज दवाई छांटी, दूसरे दिन वही फसल, वही सब्जी बाजार में आ जाती है। इतनी महंगी दवाई है ये खेतों में डाली जाती है। और हम ऐसा मानते हैं कि ये सब्जी को हम गर्म करके खाएंगे तो पेस्टिसाइड की इफेक्ट कम हो जाएगी। लेकिन ये मान्यता गलत है। क्यों गलत है? तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। ये आपको भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है।
इसमें जो लाल कलर का जो एरिया दिखाया गया है वो पंजाब है। ऐसा कहा जाता है कि पंजाब के अंदर देश में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज होते हैं, सबसे ज्यादा। अब पंजाबी सरदार जी लोग जो है, क्या भगवान को ऐसा शौक हो गया कि सरदार जी जहां जहां है वहां ज्यादा कैंसर की बीमारी दो? ऐसा नहीं है। पंजाब में क्यों इतना कैंसर, और वहां इतने कैंसर के पेशेंट है कि पंजाब के बठिंडा से राजस्थान बीकानेर आने वाली ट्रेन का नाम है बठिंडा बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन। वो ट्रेन का नाम पब्लिक ने कैंसर ट्रेन नाम रखा है, कैंसर ट्रेन। आप गूगल में चेक करोगे, आपको मिल जाएंगे, उसके सारे काफी वीडियो मिल जाएंगे। एक कैंसर ट्रेन का नाम क्यों? क्योंकि ट्रेन के सारे डब्बों में जो पेशेंट होते हैं वो सारे कैंसर वाले होते हैं। पूरी ट्रेन कैंसर के पेशेंटों से भरी हुई होती है। तो इतने कैंसर के पेशेंट क्यों? तो इसके पीछे का कारण एक ही है कि ये पंजाब का राज्य पूरे देश की जो जमीन है उसकी कंपैरिजन में पंजाब के पास पूरे देश की लैंड के हिसाब से 6% लैंड है। कितनी? 6%। और ये 6% जमीन के मालिक पंजाब के खेडूत पूरे देश में जितनी पेस्टिसाइड्स का उपयोग खपत हो रहा है उसकी 20%, पूरे देश की 20% पेस्टिसाइड वो अपने खेतों में डालते हैं। यानी 6% वाले 20% यूज कर रहे हैं। यानी कम से कम 3 गुना से लेके 4 गुना पेस्टिसाइड वो अपने खेतों में डालते हैं। अब इतनी दवाई या इतना जहर खेतों में डालते होगे तो फिर उन लोगों को कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? लेकिन यहाँ देखने का क्या है कि मनुष्य लोगों, पंजाब के लोगों को कैंसर हो रहा है, लेकिन वही पंजाब के गांव में रहने वाली गाय भैंस वही खेत का जहर वाला घास खाती है, लेकिन गाय भैंसों को कैंसर नहीं होता है, मनुष्य को कैंसर होता है। क्यों ऐसा होता है? ये बात समझनी है। तो इसके पीछे का कारण एक ही है कि मनुष्य लोग खेतों में जो पकता है, जो फसल पैदा होती है, वो सारी फसल को गर्म कर करके खाते हैं। तो जहर एक्टिव करके शरीर में डालते हैं। फिर वो एक्टिव हुआ जहर, उसका जो एटॉम होता है पेस्टिसाइड का, जैसे आप नमक को गर्म करते हो तो नमक एक्टिव हो जाता है, कैल्सिफिकेशन में कन्वर्ट होने लगता है, जहां भी जगह मिली वहां चिपक जाता है। इसी तरह पेस्टिसाइड गर्म होता है तो उसका एटॉम शरीर में जाके जो सेल के पास चिपक गया वहां उसके साथ चिपक जाता है, फिर अंदर घुस जाता है, फिर कैंसर करने लगता है। ये एक्टिव हो जाता है गर्म करने के कारण। अब गाय भैंस जो होती है वो घास वही जहर वाला खाती है, लेकिन वो बिना गर्म किए बिना पकाए खाते हैं, तो उन लोगों को कैंसर नहीं होता है। ये छोटी सी बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, इसके अलावा आपको एक दूसरा एग्जांपल दो। कोरोना के टाइम में आप लोगों को पता होगा कि जिन लोगों को कोरोना हुआ था उन लोगों को आयुर्वेद वाले औषधिया के काढ़े काढ़े हाँ, बना के लोगों को दिया जाता है। तो ये औषधि क्या है? कोरोना के वायरस को मारने के लिए औषधियों का प्रयोग किया जाता था। इसमें गिलोय से लेके कड़वे नीम से लेके कई प्रकार की औषधियाँ, ये आ, पपीते के पत्ते से लेके कई प्रकार की औषधियों का काढ़ा बना के लोगों को, पेशेंट को दिया जाता है। तो औषधि क्या है? औषधि है वायरस को मारने की एक दवा। ये जंतुनाशक ही है।
लेकिन ये वायरस के लिए है, वायरस को मारने के लिए। अच्छा, तो एक एक आयुर्वेद वाले जो है उसका काढ़ा क्यों बनाते हैं, क्यों उबाल के उसका सूप जैसा बनाते हैं, क्यों सीधे सीधे औषधि का जूस बना के नहीं दे सकते? लेकिन नहीं, वो काढ़ा इसीलिए बनाते हैं कि औषधि को जितनी उबालते हैं उतनी वो ज्यादा ताकत वाली बनती है, और ताकत वाली होके शरीर में जाएगी तो वायरस को मारेगी। इसीलिए सारी औषधियों का काढ़ा बनाया जाता है, तब जाके वो फायदा करता है। तो शरीर के वायरस को मारने के लिए जो वनस्प औषधि है उसको उबाल के दिया जाता है। तो इसी तरह वनस्पति के जो जीव जंतु है उसको मारने के लिए जो पेस्टिसाइड आप डाल रहे हो, वो जब गर्म होगा तो वो ज्यादा ताकत वाला बनेगा। सीधा सा हिसाब है। अब वो जंतुनाशक आप भी गर्म करके खाओगे तो ज्यादा ताकत वाला होके शरीर में जाएगा, और शरीर में जब गर्म होके जाएगा ज्यादा ताकत वाला, तो फिर क्या करेगा, नुकसान करेगा ही। तो कैंसर से बचने के लिए भी आपको उसको गर्म करना नहीं चाहिए। उसकी साइड इफेक्ट से बचने के लिए पेस्टिसाइड भले सब्जी में आई हो, आप हो सके इतनी साफ करो, लेकिन सब्जी को गर्म करके मत खाओ। गर्म करोगे तो वो जहर गर्म होके जाएगा और शरीर में जाके नुकसान ही करेगा। ये पेस्टिसाइड्स को हम हरामी आदमी कहते हैं। आपकी सोसाइटी में, सोसाइटी के नाके पे ही कोई हरामी आदमी रहता हो तो आप आते जाते क्या उसको गर्म करोगे क्या? गर्म करोगे तो क्या करेगा? मार खानी पड़ेगी। तो ये पेस्टिसाइड्स को आप गर्म करोगे तो पेस्टिसाइड मारेगी नहीं तो क्या करेगी आपको? ये सिंपल सी बात है, लेकिन बहुत काम की बात है। ठीक है, तो पेस्टिसाइड से बचे कैसे? तो पेस्टिसाइड सब्जियों के ऊपर खेतों में डाला जाता है। तो ऊपर की जो स्किन होती है सब्जी की, उसके ऊपर दवाइयाँ छांटी जाती है। तो हो सके तो आप उसे नमक वाले पानी से साफ करो, या तो एप्पल साइडर विनेगार से उसको सफाई करो। तो ऊपर का जो सब्जी के ऊपर की जो छांटी हुई पेस्टिसाइड है वो निकल जाएगी। जिसका छिलका निकाल सकते हो वो सब्जी का छिलका निकाल देना चाहिए। तो पूरा ऊपर का जितना पेस्टिसाइड होने के संभावना ज्यादा है वो सब निकाल के फिर अंदर की सब्जी आप खाइए। तो एक रास्ता ये है। दूसरा होता है ओजोनाइजर। ये ओजोनाइजर एक ऐसा मशीन आता है, ये नाम जैसा उसका गुण होता है। अब ओजोनाइजर मशीन का काम क्या है? ओजोनाइजर, ओजोन, उसका काम है ओजोन वायु बनाना। तो ये ऐसा मशीन आता है कि हवा में से ऑक्सीजन लेगा, उसका ओजोन बनाएगा, O3 O2 का O3 बनाएगा। फिर वो हवा पानी में आपको मिक्स करनी है, ओजोन वायु को पानी में डाइल्यूट करना है। अब जो पानी ओजोन वायु वाला हो गया, वो पानी के अंदर आपको जो आप सब्जी लाए हो मार्केट से, वो सारी सब्जी अंदर 10-15 मिनट के लिए उसके अंदर डाल के रखना है। तो इससे दो फायदे हो जाएंगे। सब्जी के ऊपर जितनी भी पेस्टिसाइड है वो सारे पेस्टिसाइड के एटम को वो तोड़ देगा, यानी जहर का नाश कर लेगा। और दूसरा, सब्जियों के ऊपर जो भी छोटे छोटे जम्स है जो आपको नरी आंख से दिख नहीं रहे, वो सारे जम्स को भी मार देगा, जम्स फ्री हो जाएगा। और इस पानी में ट्रीट की हुई सब्जी फिर आप फ्रिज में रखो तो जो सब्जी 2-3 दिन में सड़नी शुरू हो जाती है, फ्रिज में रहने के बावजूद बिगड़नी शुरू हो जाती है, वो सब्जी 10-10 15-15 दिन तक वो फ्रेश रहती है, बिगड़ती नहीं है। तो ये ओजोनाइजर मशीन का उपयोग करके आप उसका लाभ ले सकते हो। ठीक है।
अब आगे, डेयरी प्रोडक्ट कितने उपयोगी, कितने सही, कितने गलत। तो दूध का उपयोग हम सबसे ज्यादा कैल्शियम के लिए करते हैं। हड्डियां के लिए दूध का प्रयोग बताया गया है। एक्चुअली दूध जो है ना, वो तो नए जन्म लेने वाले बच्चों के लिए अमृत है। किसी भी प्राणी का बच्चा जब जन्म लेता है, तो वो प्राणी जिसका बच्चा जन्म लेता है, वो प्राणी जो खुराक खा रहा है वो बच्चा सीधा खा नहीं सकता, क्योंकि वो छोटा है। उसकी डाइजेशन सिस्टम, उसके मुंह के दांत, ये सब इतने मजबूत नहीं होते कि वो उसकी माँ की तरह खा सके। तो बच्चे को बड़ा करने के लिए, वो खाने लायक न हो जाए तब तक के लिए, भगवान ने हर प्राणी को, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के लिए दूध बनाने की व्यवस्था भगवान ने दे के रखी है। तो बच्चा दूध पी के बड़ा होता रहता है। जब वो बड़ा हो जाता है, तब वो अपनी माँ की तरह दूसरा खुराक खाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो भगवान उसकी माँ की दूध की जो प्रोडक्शन है उसको बंद कर लेता है। अब ये जो दूध है, ये दूध हमारे शरीर में काम कैसे आता है, वो किस तरह भगवान ने उसकी व्यवस्था रखी है, उसको थोड़ा समझना जरूरी है। अब मान लो कोई बच्चा जन्म लिया, तो 1-1.5 फीट का होता है। बच्चे को हर साल अपनी हाइट डबल करनी है। अब हाइट डबल करनी है तो हड्डी लंबी करनी पड़ेगी। हड्डी लंबी करनी है तो कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम भगवान ने उसके माँ के दूध में ऑलरेडी दे के रखा है। कैल्शियम सिर्फ दूध में होता है ऐसा नहीं है। हम पानी पीते हैं, इसमें भी कैल्शियम होता है। हम फल खाते हैं, इसमें कैल्शियम होता है। हम पत्तियां खाते हैं, इसमें सब कैल्शियम होता है। सब जगह कैल्शियम होता है। लेकिन कैल्शियम कभी हड्डियों में सीधा जा नहीं सकता। कैल्शियम का जब तक विटामिन में कन्वर्जन नहीं होता, तब तक वो हड्डी में नहीं जा सकता। तो ये विटामिन कैल्शियम का बनना जरूरी हो जाता है। एलोपैथी साइंस ऐसा ऐसा कहता है कि शरीर को जो विटामिन चाहिए, विटामिन B12 से लेके विटामिन D से लेके किसी भी प्रकार के विटामिन आपको चाहिए, तो भोजन में विटामिन होते नहीं है, शाकाहारी भोजन में, ऐसा ये लोग कहते हैं। तो वो ऐसा कहते हैं कि शाकाहारी भोजन में विटामिन की कमियां होती है, इसीलिए शाकाहारी लोगों को नॉनवेज खाना चाहिए। ये उन लोगों की बात है। नॉनवेज खाने से ही विटामिन्स मिलते होते, तो फिर गाय भैंस गेटा बकरा घोड़ा गधेरा बंदर सब लोगों को कहाँ से विटामिन मिलते होंगे। तो जिस तरह हमारे मुंह में पैदा होने वाली सलाइवा के बोतल बाजार में कहीं मिलते नहीं हैं, और मान लो मुंह की सलाइवा के बोतल बाजार में मिलेगी तो कौन पिएगा? कोई नहीं पिएगा। सलाइवा, आपको सलाइवा चाहिए तो आपको मुंह में पैदा ही करना पड़ता है। इसी तरह हमारे शरीर को जो विटामिन चाहिए, वो विटामिन आपको खुराक में कहीं नहीं मिलेंगे। आपको उसको शरीर में पैदा ही करना पड़ेगा, आपको खुराक में नहीं मिलेंगे। तो भगवान ने ये विटामिन्स, जैसे कि हड्डी को लंबी करना है तो कैल्शियम काम नहीं आता है, कैल्शियम में से कन्वर्ट हुआ विटामिन काम आता है। तो ये विटामिन बनाने की व्यवस्था भगवान ने छोटे बच्चों के अंदर रखी है। कैसे रखी है? कि बच्चा जब दूध पीता है माँ का, तो जैसे वो दूध मुंह में आया, पेट में गया, तो भगवान ने
बच्चे के मुंह में और पेट में इतने सारे बैक्टीरिया रखे हैं कि वो बैक्टीरिया इमीडिएट दूध को दही में कन्वर्ट कर लेता है। इमीडिएट। मान लो बच्चा दूध पीता है और उसके पेट में गड़बड़ी है और वो उल्टी करेगा, वॉमिट करेगा, तो दूध बाहर निकलेगा या दही के फोड़े बाहर आते हैं? दही बाहर आता है, दूध नहीं आता है। तो भगवान ने छोटे बच्चों के पेट में इतने बैक्टीरिया रखे हैं जिसको हम प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं और दूध का जो कैल्शियम है उसको विटामिन में कन्वर्ट करते हैं और वो विटामिन हड्डियों में जाता है। हड्डियां लंबी होती रहती है और बच्चे की हाइट बढ़ती रहती है। 5 साल तक बच्चे के मुंह में और पेट में भयंकर मात्रा में बैक्टीरिया होते हैं, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। लेकिन आजकल आप देखो, जो फैशन वाली माताएं हैं, अपना शरीर का दिखाव बिगड़ न जाए इसके लिए बच्चा 1 साल का भी नहीं होता है और अपना दूध छुड़वाने के लिए बच्चे को पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला जैसे कोल्ड ड्रिंक के रवाड़े चढ़ाती है, चाय के ऊपर ले जाती है, कॉफी बना के पिलाती है। ऐसे एसिडिक खुराक खिलाना शुरू कर लेती है, टेस्टी खुराक खिलाना शुरू कर लेती है, मरी मसाले वाले, ज्यादा मरी मसाले वाली चीजें खिलाना शुरू कर लेते हैं। अब क्या होता है, तो बच्चे के पेट में, उसकी आंतों में जो बैक्टीरिया है जो विटामिन बनाने का काम करते हो वो सारे मरने लग जाते हैं, विटामिन बनना बंद हो जाता है, हड्डियों का ग्रोथ अटक जाता है। फिर आप देखो, आप कोई भी 10वीं कक्षा की स्कूल में जाओ और 10वीं कक्षा के बच्चों को खड़े करो, उसके हाइट देखोगे तो आपको छोटे छोटे गेटे बकरे दिखाई देंगे। आजकल बच्चों की हाइट भी नहीं बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है उसके पेट में जो बैक्टीरिया की कॉलोनी रहनी चाहिए वो गलत खान पान, एसिडिक खुराक खा खिला खिला करके बच्चा के शरीर के अंदर बैक्टीरिया रहते नहीं और ये बैक्टीरिया के बिना विटामिन्स बनना बंद हो जाता है। भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो उन्होंने दूध, चाय, कॉफी, घी की कोई लीला नहीं बताई, उन्होंने दही मक्खन की लीला बताई थी। तो भगवान ने 5,000 साल पहले बात बताई कि आपके शरीर, बड़ा शरीर जो है, बड़े लोग हैं, उन लोगों को दूध खाने की जरूरत नहीं है, सीधा दही खाओ, छाछ खाओ। लेकिन हम चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक इसके ऊपर अटक गए हैं जो शरीर के विटामिन को मारने का काम करते हैं। अच्छा, छोटे बच्चे, उसका ग्रोथ रेट बहुत फास्ट होता है, विकास का दर बहुत होता है, छोटी उम्र में फटाफट बड़े होने लगते हैं। तो ये माँ का दूध पीता है और दूध पीते हैं तो दूध का वायु भी ज्यादा जल्दी बन जाता है खून में जाने के बाद। तो छोटे बच्चों के खून में, चाहे किसी भी प्राणी के बच्चे हो, उसके खून में वायु प्रकृति थोड़ी ज्यादा बनती है और वायु के कारण उसकी खून में वायु बढ़ता है तो चंचलता आ जाती है और चंचलता के कारण कोई भी गाय के बछड़े को बांधा हुआ आप छोड़ दो तो वो उछल कूद करने लगता है। अच्छा, ये उछल कूद करते हैं तो जो माँ का दूध पिया है वो तुरंत डाइजेस्ट भी हो जाता है। इसीलिए कोई भी बछड़े को, कोई भी प्राणी के बच्चों को इतना टाइट बांध के नहीं रखना चाहिए कि वो उछल कूद न कर पाए। उसको थोड़ा लंबा दौरा लगा के उसको उछल कूदने की थोड़ी जगह मिलनी चाहिए। उछल कूद नहीं करेगा तो जो खुराक खाया है, जो दूध पिया है उसकी माँ का, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो जहर बन जाएगा, फिर मर जाएगा। तो छोटे बच्चे कोई भी हो, मनुष्य के हो या प्राणियों के, वो उसके स्वभाव जो चंचल बनाया है, वो स्वभाव चंचल इसीलिए है क्योंकि उसके खून में वायु का प्रमाण ज्यादा रहता है। ठीक है।
तो छोटे बच्चे दूध पी सकते हैं, बुजुर्ग लोगों को नहीं पीना चाहिए। और बुजुर्गों को पीना है तो फिर छोटे बच्चों की तरह उछल कूद करना पड़ेगा। तो आपको दूध दूध जो है वो आंचल में है तब तक अमृत है। आंचल में से आप उसको बाहर निकालोगे तो हवा के बैक्टीरिया लग जाएंगे। हवा के बैक्टीरिया लग जाएंगे तो फिर उसको बिगाड़ना शुरू कर लेगा। तो दूध कभी हवा के बैक्टीरिया के संपर्क में नहीं आने चाहिए, वो आंचल में से डायरेक्ट पेट में जाना चाहिए। और भगवान ने यही व्यवस्था सब बच्चों के लिए रखी है, सारे प्राणियों की, कि हर प्राणी का बच्चा उसकी माँ का दूध सीधा मुंह में लेती है आंचल में से और सीधा पेट में डालती है। मनुष्य क्या करता है, गाय भैंस का दूध निकालता है, हवा के संपर्क में आता है, वो दूध के अंदर बैक्टीरिया घुस जाते हैं। वो बैक्टीरिया से बचाने के लिए, दूध को जल्दी बिगड़ने से बचने के लिए उसको पेस्चुराइज करता है और हर दूसरे दिन उसको गर्म करता रहता है। और 5-6 दिन के बाद आपके घर जब पहुंचता है तो 5-6 बार वो उबल जाता है। जितनी बार गन्ने का रस जब उबल जाता है तो जहर बन जाता है। इसी तरह दूध जितनी बार उबलता है उतना वो जहर बनता जाता है। तो दूध पीना है तो आंचल में से सीधा पेट में जाना चाहिए। पेट में जाने के बाद आपको बच्चों की तरह उछल कूद करना पड़े तब जाके वो डाइजेस्ट होगा। हाँ, जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं उन लोगों को दूध पीने का दूध पीना नहीं चाहिए, नहीं तो वो बीमारी करेगा। तो जो लोग बीमार है वो लोग दूध को छोड़ देते हैं तो जल्दी ठीक होने लग जाते हैं। इसका कारण यही होता है। ठीक है। अब चाय की बात करते हैं। हमारी सुबह बिना चाय उगती नहीं है, सुबह होती नहीं है। तो ये चाय हम जो बना के पीते हैं उसमें क्या क्या करते हैं। तो चाय हमारे देश में पहले नहीं थी। चाय ले आए कौन? अंग्रेज। अंग्रेज चाय पीते थे अपनी मजबूरी में। क्यों मजबूरी में? क्योंकि अंग्रेज जहाँ रहते थे इंग्लैंड में, वहाँ साल के ज्यादातर दिनों बारिश या तो बर्फबारी होती रहती है, ठंडा प्रदेश है। वहाँ इतनी ठंडी ज्यादा गिरती है, बर्फ पड़ता है। तो ठंडी में रहने के लिए उसको गर्म पानी की आवश्यकता रहती है। अकेला गर्म पानी पिएगे तो मजा नहीं आएगी। इसीलिए उन लोगों ने पानी अकेला गर्म पीने की जगह टेस्ट वाला चाय उन्होंने ढूंढा। तो वो लोग जब चाय बनाते हैं तो चाय पत्ते को कभी उबालते नहीं है, चाय पत्ती की पड़ी की बनाते हैं और पानी को उबालते हैं। उबले हुए पानी में चाय पत्ती की पड़ी को अंदर ऊपर नीचे करते हैं और चाय का कलर पानी में आ जाए इतनी बार वो करते हैं। लेकिन हमारे इंडियन क्या करते हैं, चाय पत्ती को ही पानी में डाल के उबालते हैं। तो चाय पत्ती के अंदर टेनिन नाम का जहर होता है। कॉफी के अंदर होता है कैफीन नाम का जहर होता है। चाय में होता है टेनिन, कॉफी में होता है कैफीन, तंबाकू में होता है निकोटीन। ये तीनों नाम देखो, टेनिन, कैफीन, निकोटीन, ये सारी चुड़ैल ही है। आप चाय को उबाल के पियो तो जहर है, कॉफी को उबाल के पियो तो भी जहर है, और तंबाकू को भी उबालो तो भी जहर है। आप तीन में से कोई भी चीज खाओ जहर ही खा रहे हो। तो हम चाय पत्ती उबाल उबाल के पानी में उसका जहर मंगवाते हैं। अच्छा, एक जहर कम पड़ रहा है, आप इसके अंदर डालते हो चीनी। हाँ, ये अंग्रेज कभी चीनी नहीं डालते हैं चाय बनाते हैं तो हम चीनी डालते हैं, और चीनी जब उबलता है तो वो सैक्रिन बन जाता है। मैंने अभी आगे के टॉपिक में ही इसके बारे में बताया आपको। तो चीनी आप उबालते हो तो सैक्रिन बन गया। सैक्रिन दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध है। सैक्रिन इतना जहर है, सफेद जहर कहते हैं उसको। तो आपने चाय उबाला, जहर बोला। चीनी को उबाला, जहर चाय की पानी में आ गया। अच्छा, दो जहर कम पड़ रहे हैं, आप दूध डाल रहे हो। अब दूध को खेडूत निकालता है गांव में, खेडूत डेयरी में डालता है, डेयरी वाला गर्म करके टैंकर में रखता है। दूसरे दिन ट्रक आता है, ट्रक में दूध को डाला जाता है, वो कोल्ड प्रोसेस यूनिट में ले जाता है। वहां जाके दोबारा गर्म करके टैंकर में भरा के रखते हैं। तीसरे दिन वही दूध का
थैली बनता है, तब भी दोबारा गर्म होता है, प्रेशराइज करते हैं, फिर ठंडा करके वो थैली आपके घर आती है। आपके घर आती है तो तपेली और कातर तैयार ही होती है, आते ही दूध को उबालते हो, ठंडा होने के बाद आप उसको फ्रिज में रखते हो, फिर आप चाय बनाते हो तो दोबारा उबालते हो। तो कितनी बार उबल चुका? कम से कम 4 से 5 बार। अब गन्ने का रस 4-5 बार उबल जाता है तो सफेद चीनी सैकरिन नाम का जहर बन जाता हो, तो जो दूध 4-5 बार उबल जाएगा, क्या वो अमृत रह पाएगा? आप ऐसे 3 जहर को इकट्ठा करके आप खुद चुस्की लगा लगा के पीते हो, और आपके घर कोई मेहमान आया है, समधी जी आए हैं, तो उसको भी चाय पिला, बिना पिलाए जाने नहीं देते हो। आपको जहर पीना है तो पियो, दूसरे को जहर पिलाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। हाँ, आप जहर पियो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे को क्यों पिला रहे हो? तो चाय आप जिस तरह बना के पीते हो, वो हमारे शरीर के लिए जहर समान है। इतना गंद, इतना खराब चाय है कि उसके जो नुकसान है वो बहुत बड़े बड़े हैं। ये चाय क्या क्या नुकसान करती है? चाय एक जहरीला पेय है, शराब से भी ज्यादा हानिकारक है। देखो, शराब से ज्यादा नुकसान करता है चाय। भूख नहीं लगाता है, पेट खराब हो जाता है, भारीपन मशीन होता है, चक्कर आते हैं, सिर दर्द होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, घाव जल्दी हील नहीं होते हैं, लकवा, बहरापन, अनिद्रा, सारी समस्याएं ओवर ज्यादा चाय पीने से होती रहती है। चाय के अंदर टेनिन के अलावा कैफीन, थीन, पामाइन, और साइनोजेन, स्ट्राइक्लिनिक, सुगंधित तेल, ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, साइनाइड जैसे सूक्ष्म पदार्थ इसके अंदर होते हैं। चाय के ऊपर अलग अलग डॉक्टरों ने क्या क्या बयान दिए हैं, देखो, डॉक्टर हेग, एमडी है, वो कहते हैं चाय भोजन में सबसे जहरीला पदार्थ है। डॉक्टर ओडी नेट कहते हैं चाय शराब से भी ज्यादा हानिकारक है। डॉक्टर जेब कहते हैं चाय पीने से थकान दूर नहीं होती है बल्कि बढ़ जाती है। डॉक्टर एडमंड कहता है चाय से अनिद्रा होती है, याददाश्त कम हो जाती है, मूत्राशय की मूत्र रोकने की क्षमता कम हो जाती है। डॉक्टर JW मार्टिन कहते हैं चाय पीने से आंखों के नीचे कालापन और डिप्रेशन बढ़ जाता है। प्रोफेसर मेंडल कहते हैं चाय पीने से पेशाब में यूरिक एसिड 2 गुना बढ़ जाता है। डॉक्टर हंस केसर कहते हैं चाय से बना घाव जल्दी ठीक नहीं होता है। डॉक्टर कार्तिकेय बॉस कहते हैं चाय पीने से पेट खराब हो जाता है। डॉक्टर ग्रीन कलिस्ट कहते हैं बच्चों को चाय पिलाना शराब से भी ज्यादा नुकसान करता है। महात्मा नारायण स्वामी कहते हैं चाय वीर्य को पतला बनाती है। महात्मा गांधी कहते हैं चाय ने हमारे हजारों पुरुषों और महिलाओं की भूख बढ़ा दी है। भूख यानी काम। डॉक्टर गीसमैन कहते हैं बीमारी, चिंता, भय, दिल की धड़कन, मस्तिष्क संबंधी रोग चाय से होते हैं। तो मेहमानों को चाय की जगह बिना दूध की प्राकृतिक हर्बल चाय बना के आप दे सकते हो। तो आप हर्बल चाय बनाने के लिए दालचीनी है, तुलसी, मुलेठी, इलायची, पुदीना, अदरक, धनिया, काली मिर्च, ये सब डाल के आप उसका हर्बल टी बना के, और स्वाद के लिए देसी गुड़ भी डाल सकते हो और नींबू भी डाल सकते हो। तो ऐसे हर्बल टी बना के भी आप चाय पिला सकते हो। कॉफी में भी यही, तंबाकू में भी यही हालत है। हाँ, आप चाय के बागानों को देखो, तंबाकू के बागानों को देखो, आप तंबाकू के जो भी खेत होते हैं उसको कभी कोई फेंसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसको तो गधा भी नहीं खाता है। तंबाकू में चाय पत्तियों के बागानों को भी कोई फेंसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसको भी कोई गधा नहीं खाता है। तो गधे भी उसको, जिसको नहीं खाते हो, वो सब मनुष्य खा रहे हैं। अच्छा, कई लोग चाय
चाय से छोड़ के ग्रीन टी पे चले जाते हैं। अच्छा, ग्रीन टी कहाँ से बनती है? लेमन ग्रास से बनती है। तो लेमन ग्रास जो होता है वो लेमन ग्रास आप लेमन ग्रास के खेत में जाओगे तो उसको भी तंबाकू की तरह उसको भी फेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसको भी गधा नहीं खाता है। तो ये लेमन ग्रास में क्या होता है, उसका जो पत्ता होता है उसको उबालने से उसके अंदर जो तेल होता है उसका स्मेल होती है लेमन जैसी। तो ये लेमन जैसा तेल ये पत्तियों से निकालते हैं, वो लेमन जैसा तेल स्मेल वाला वो कॉस्मेटिक प्रोडक्टों के लिए उपयोग किया जाता है। तो करीब 1 टन घास को जब उबालते हैं वो लोग, बॉइलिंग करते हैं बॉयलर में, तब जाके 1 किलो तेल निकलता है। 1000 किलो घास में से 1 किलो। तो इसका जितना तेल का प्रोडक्शन होता है, इसमें जो बाय प्रोडक्ट है वो है कचरा उसका, घास का। अब ये घास को निकाल करने की जगह नहीं होती है, इतना कचरा निकलता है फैक्ट्री में कि वो डंपिंग कहाँ करे, उसका बहुत बड़ा सवाल है। तो लो ये चाय ये लेमन ग्रास के फैक्ट्री वालों ने क्या किया, उन लोगों ने लेमन ग्रास के फायदे मीडिया में, सोशल मीडिया में डाल के लोगों को अट्रैक्ट किया। ये पीने से आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, बॉडी वेट कम होता है, ऐसा ऐसा लुभावने बाबत लोगों को बता के उसको लोगों के पेट में डालने का काम शुरू कर लिया। वो कचरा निकाल करने का खर्चा होता था, इसकी जगह उन लोगों को ये हर्बल टी के, अरे ग्रीन टी के नाम से पैसे पैदा कर रहे हैं। ये लोगों को पेट को कचरा पेटी बना के रखी है। हाँ जी, जो पत्ती गाय भैंस नहीं खाती हो, गधा भी नहीं खाती है, वो हमारे पेट में क्यों डाला जाए? ये शुगर जो होती है, ये 8 टाइम एडिक्टिव होती है, कोकेन से 8 गुना ज्यादा एडिक्टिव होती है। ठीक है। तो पंचामृत क्या कहता है? रोग पकाए हुए भोजन से होते हैं, रोग प्राकृतिक भोजन से नहीं होते हैं। उपवास करने से रोग दूर हो जाते हैं। पशु का दूध हमारे लिए काम का नहीं है। और बीमारी से बाहर निकलना है तो एनीमा आपको कंपलसरी करना चाहिए बीमार लोगों को। तो आज हम 128 नंबर के पेज पे रुकते हैं। दांतों का सड़ना, क्यों दांत सड़ जाते हैं, उसके ऊपर हम आ, अगली बार नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो आज के टॉपिक के बारे में आपको कोई क्वेश्चन है तो अपने आप को म्यूट करके, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। સર આપણે જેમ વાત કરી કે પેલા ઓઝોનાઇઝરમાં કરીએ તો हम्म। પ્યોર થઈ જાય પેસ્ટિસાઇડ્સ નું ઇફેક્ટ. हम्म। પણ આપણે ઘણા બધા આમ જોયા છે કે પેસ્ટિસાઇડ્સ ને આ જે અંદર ઇન્જેક્ટ કરે છે ઇન્જેક્શન થી બી વપરાય, એ તો અંદર સુધી જતું રહે છે. तो ये तो क्या है, वो पेस्टिसाइड नहीं होती है, लेकिन वो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। लेकिन वो ग्रोथ प्रमोटर जो होते हैं ना, वो अल्टीमेट तो केमिकल्स ही होते हैं। वो पेस्टिसाइड जीव जंतु को मारने के लिए होता है, वो ज्यादा हमारे लिए नुकसानकारक है। और उसको ऊपर छांटी जाती है, वो कभी फल के अंदर नहीं डाली जाती है। ठीक है। तो ये ग्रोथ प्रमोटर जो है वो केमिकल्स के हो सकते हैं, उसका नुकसान हो सकता है, लेकिन वो उसका तो हम अंदर जो चला जाता है उसको तो कोई नहीं निकाल सकते हम। तो इससे बचना चाहिए, सब्जी खानी ही नहीं चाहिए। ऐसे फल खाओ, ऐसी चीजें खाओ कि नुकसान न करे। जैसे आपको मूंग खाना है तो उसको अंकुरित करके खाओ। अच्छा, सीजनल जो फल होते हैं, सीजन के जो फल होते हैं वो इतने सस्ते होते हैं कि उसके अंदर वो ट्रीटमेंट करने के लिए पैसे नहीं खर्च करते। जो चीजें ऑफ सीजन वाली होती है
जिसमें उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता हो, ऐसी चीजों में, ज्यादा रेट वाली चीजों में वो लोग ट्रीटमेंट करके, ग्रोथ प्रमोटर से लेके पेस्टिसाइड्स का उपयोग करके उसका प्रोडक्शन बढ़ाने में वो लोग लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आमदनी ज्यादा करनी है, लालच में वो करते हैं। लेकिन जो चीज बहुत क्वांटिटी में पैदा होती हो और मुफ्त के रेट में जो चीज मिलती हो ना, उसमें कभी आपको एडल्ट्रेशन करने वाले मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो महंगा पड़ेगा उनको। तो सबसे सस्ती चीजें जो होती है जो सीजन की, उसी का उपयोग करना हमारे लिए सेफ रहता है। और इससे बचने का दूसरा रास्ता यही है कि आप उसको उबाल के मत खाओ, सीधा खाओ। हाँ, शरीर के अंदर जाके नुकसान नहीं करे, इसकी तरह उसको उपयोग करो। कई बार पत्तियों का भी रियल में तो नहीं देखा है, बट पता नहीं वीडियोस में था, वो एडिटेड था या पता नहीं, पालक, धनिया, मेथी, इन हाँ, सभी उसको पत्तियों फ्रेश में रखने बहुत के लिए वो केमिकल वाले पानी में डाल के उसको फ्रेश। मुरझाई हुई होती है, और उसको डिप करते हैं और वो पूरी हाँ, खिल के एकदम खिल खिल के फ्रेश हो जाती है। फ्रेश हो जाती है। तो इसका ऑल्टरनेट तो एक ही है कि अपनी हर रोज की पत्ती और सब्जी की जरूरियात खुद ही पैदा कर लो। वो या तो आपको फिर क्या करना पड़े, जैसे आप फैमिली डॉक्टर रखते हो, इसी तरह आपको फैमिली फार्मर्स रखने चाहिए। अपने नजदीक के इलाकों में जो प्राकृतिक खेती करने वाले लोग को ढूंढ लेना चाहिए। छुट्टी के दिन, शनि रवि के, रविवार के दिन फैमिली के साथ, बच्चों के साथ जाओ, पिकनिक करके आओ, गांव में घूम के आओ, खेत में जाओ और वहीं से खेत उठ के, वहां से प्राकृतिक जो खेती करने वाले लोग हैं वहीं से खुद लेके आ जाओ। तो एक दिन ऐसा आएगा, हाँ, लोग छुट्टियों के दिन फार्मर्स के वहां जाएंगे और वहीं से नेचुरल सीधा लेके आएंगे, जो सर्टिफाइड फार्मर्स होंगे और जो क्रेडिट वाले, यानी कि जेन्युइन फार्मर्स को ढूंढ के उनके पास से लेना। अभी ट्रेंड शुरू हो गया है कि भी प्राकृतिक खेती करने वालों की प्रोडक्ट सीधी ही जाके ले लेते हैं वो लोग। સર સર આપણે આ દૂધ જે છે દૂધ એટલી हम्म। વસ્તી તો વધારે છે, પ્રોડક્શન તો એટલું બધું તો હોય જ નહીં, તો અત્યારે આપણને માનો કે દૂધ પીવું જોઈએ કે ના પીવું જોઈએ, અત્યારે આમ તમે શું સર કહો છો એ બાબતે? देखो, पहली बात तो ये कि हमारे सनातन में दूध के लिए सिर्फ गाय को उत्तम बताया है, देसी गाय को, वो जर्सी वाली भी नहीं। गाय का दूध होना चाहिए। अब दूध 5 साल के बच्चे तक पिएगे तो उसके लिए वो नुकसान नहीं करता है, क्योंकि वो पेट में जाएगा, तुरंत दही बन जाएगा, तो उसका शरीर उसका कंजम्पशन कर लेगा। लेकिन 5 साल से बड़े उम्र वाले लोग जो है वो दूध पिएंगे तो टाइम पे वो दही नहीं बनेगा, वो फूड पॉइजन बन जाएगा। तो बड़े लोगों को तो दूध पीना ही नहीं है। तीसरी बात, जो बार बार प्रोसेस होके आता है, बार पेस्चराइज होके आता है, ऐसे दूध को तो पीना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जितनी बार उबलेगा उतना शरीर के लिए नुकसान ही करेगा। तो आपको फ्रेश मिलता हो, देसी गाय का दूध मिलता हो, तो बड़े लोगों को उसका दही बना के, मक्खन निकाल के खाना चाहिए, छाछ बना के खाना चाहिए, दूध नहीं खाना चाहिए। चाय, कॉफी, ये सारी जो है वो सारी चीजें को छोड़ देना चाहिए। तो तकलीफ कहाँ है? प्रोसेसिंग। और ये हमारे देश में जो डेयरी उद्योग है ना, वो पूरा पेस्चुराइज टेक्नोलॉजी के आधार पे चलता है। एक्चुअली ये पूरी टेक्नोलॉजी गलत लाए हैं। उसको कोल्ड फ्रोजन टेक्नोलॉजी के ऊपर वो पूरा डेवलपमेंट करने की जरूरत थी। लेकिन क्या पता इसके पीछे क्या माइंड चला है उन लोगों ने, कि उन लोगों ने पूरी दुनिया में फ्रोजन टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है डेवलप कंट्रियों में। हमारे इंडिया में ही रिफाइंड और पेस्टिसाइड टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन करवाया है। बाकी दुनिया के देश में देखो, रिफाइंड तेल कोई देश में नहीं मिल रहा है। हमारे देश में ही रिफाइंड टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है।
अच्छा, आप दूसरे देश में जाओ तो वहाँ फ्रोजन टेक्नोलॉजी ज्यादा चल रही है, हर चीज फ्रोजन करके मिल रही है। हमारे यहाँ पेस्चराइज करके दी जाती है सारी चीजें। तो ये लोगों को बीमार करने का रास्ता है। ये टेक्नोलॉजी ने हमारे देश की हालत खराब करके रखी है। આ બે बोलिए। દિવસ પછી ચૈત્ર મહિનો શરૂ થાય છે तब ये नीम का पानी पिलाते हैं मोर का। सभी लोग पीते हैं, बोलते हैं कि एक साल साल में एक बार पी लो तो पूरे साल बीमार नहीं होगे। तो उसमें कितना सच्चाई? क्या क्या नीम? नीम, લીમડાના મૂળનું પાણી પીવે છે લીમડાનું ને મોર? લોકો। हाँ। ये सही है कि कड़वे रस का काम है वायरस को मारना। आपके शरीर में वायरस बढ़ रहे हैं, उसको मारने के लिए कड़वा रस पीने से फायदा ही है। एंटीबायोटिक खाने से अच्छा है कड़वा रस पीना। ठीक है। लेकिन कड़वा रस पीने की नौबत क्यों आए? आप पकाया खा रहे हो, इसीलिए पकाए भोजन में हम ज्यादातर क्या खाते हैं? प्रोटीन। कोई भी वायरस का जो उसका जो वायरस की जो बॉडी होती है ना, वो प्रोटीन से बनती है। वायरस की बॉडी प्रोटीन से बनती है। और प्रोटीन भोजन हम जो खाते हो उसको पका के खाते हैं। तो प्रोटीन में से वायरस बनना आसान और जल्दी हो जाते हैं। वायरस जल्दी बनने लगते हैं। ठीक है। अब हमारे भोजन में प्रोटीन डाइट भी है, तीनों टाइम पकाया खाते हैं, ज्यादा खाने के बाद इतनी मेहनत नहीं करते हैं। तो वो प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर जब रुक जाता है पकाया हुआ, तो कुदरत का एक नियम है कि हर जीव जो एटमॉस्फेयर में रहता है उसका आदी बन जाता है। फिर वो एटमॉस्फेयर उसके लिए रहने के लिए आराम जैसा हो जाता है, उसको वो खराब नहीं लगता है। ठीक है। अब हम क्या, हमारे शरीर में क्या होता है कि भी जो वायरस हमारे शरीर के अंदर बढ़ रहे हैं, वो फिर छोटी छोटी चीजों से वो मरते नहीं हैं। इसीलिए साल में एक बार आप इतना कड़वा डोज दे दो कि शरीर में कोई वायरस बचे ही नहीं, एक साथ सबको खत्म कर लो। इसके लिए ये कड़वे रस पिलाते हैं कि भी वायरस मर जाने चाहिए। और वो आप नहीं मारोगे तो उसकी नई पीढ़ी दर पीढ़ी वो थोड़ी मजबूत होके बनती जाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर को एडजस्ट होती जाती है उक्रांतिवाद के हिसाब से। तो हर साल एक बार कड़वे रस पी के जितने भी वायरस है वो सारे खत्म कर लो। फिर वो नए वायरस बनेंगे, लेकिन वो जो पीढ़ी जो है आगे नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? कि भी वो वहीं खत्म हो जाएगी, तो हर साल वो खत्म हो जाएगी। आप नहीं खत्म करते हो तो वो वायरस की जो नई पीढ़ी बनती रहती है वो थोड़ी मजबूत होती जाती है। वो ज्यादा स्ट्रांग बनती जाती रहती है। तो फिर ये गंभीर बीमारियां के रूप में बाहर आ जाती है। ये मान लो ये कोरोना क्या है, तो यही है कि वायरस की नई पीढ़ी मजबूत होते आती जाती रहती है। तो ये हमारी सनातन में ये कड़वे रस पी के हर बार उसको खत्म करने की जो व्यवस्था थी वो अच्छी थी। लेकिन मैं तो कहता हूं कि आपका भोजन ऐसा ही होना ही नहीं चाहिए जिसके कारण शरीर में वायरस बढ़े। प्रोटीन को कभी गर्म करके खाना नहीं चाहिए। प्रोटीन गर्म करके खाते हैं तब वायरस का लोड बढ़ता है। अच्छा, अब प्रोटीन को डाइल्यूट करना है, आपको वायरस को खत्म करना है। अवनी यार बंद करना दरवाजा जरा। तो वायरस को खत्म करने के लिए आपको जरूर क्या है? सिर्फ बॉडी को टेम्परेचर करना है, गर्म करना है। तो हमारा शरीर भी भगवान ने ऐसा बनाया है कि जब आपके शरीर में वायरल लोड बढ़ जाता है तो आपके शरीर का टेम्परेचर शरीर खुद बढ़ा देता है। 97 फ़ारेनहीट की जगह 103 फ़ारेनहीट तक बॉडी को वार्म करता है, गर्म करता है। और लंबे समय तक, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा तक बॉडी को गर्म रखता है। तो इतनी गर्मी में क्या होता है कि जो प्रोटीन का जो वायरस का जो बॉडी है वो इतनी गर्मी में पिघल जाता है और वायरस खत्म हो जाता है।
तो हमारे शरीर में जब बुखार आता है, तब बुखार को बंद करने का, दबाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। वो बुखार को रहने देना चाहिए। और वो जब तक वायरस मर नहीं जाते तब तक वो बुखार शरीर में से कम नहीं होता है, वो गर्म ही रहता है। शरीर को पता चलता है कि भाई अभी वायरस है, तब तक वो चालू रहेगा। जब एक साथ वायरस खत्म हो जाते हैं, तब शरीर को पता चल जाता है, फिर अपने आप उसको ठंडा कर लेता है शरीर, पसीना निकाल के उसको ठंडा कर लेता है। तो शरीर को वायरस से बचाने के लिए कड़वा रस पीने की नौबत तब आती है जब तीनों टाइम पकाया खाते हैं, प्रोटीन गर्म करके खाते हैं उन लोगों को। आप डाइट में ध्यान रखो, प्रोटीन को गर्म करके मत खाओ, एक ही बार पकाया खाओ, तीनों टाइम पकाया मत खाओ, एक टाइम उपवास करो, फिर कड़वा रस पीने की नौबत ही नहीं आएगी। हम तो ऐसा कहते हैं, जिन्होंने पाप किए हैं वो कड़वा रस पिए। हम पाप करे ही नहीं, कड़वा नहीं पीने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। ठीक है, वो सही है, अच्छा है, सिस्टम जो बनाई है वो गलत नहीं है। लेकिन समय के हिसाब से पहले तीनों टाइम खाना जरूरी था, क्योंकि मेहनत इतनी थी। और तीनों टाइम खाने में कंट्रोल नहीं रहता था, शरीर में ज्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता था, वायरस लोड बढ़ बढ़ जाता था। तो इससे बचने के लिए कड़वे रस की पीने की व्यवस्था बना के रखी थी। अब हमारे शरीर में इतनी मेहनत नहीं है शरीर को, तो हमको एक टाइम खाना ही छोड़ देना ઓની चाहिए। અવાજ કેમ ના બંધ થઈ ગયો? उपवास, इंटरमीडिएट फास्टिंग करना बहुत आवश्यक है आज के जमाने में। इसीलिए इंटरमीडिएट फास्टिंग का अभी जमाना है, क्योंकि एक टाइम उपवास करो, अपने शरीर को ठीक रखो। चलो, और कोई किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ, निश्चित भाई, अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ। हम्म, सर, अपने लास्ट एपिसोड में देखा कि जो नमक होता है, हम्म। जैसे अपने जैन प्रीतेश भाई है और शीलाबेन गांधी है, उन लोगों को मालूम होगा कि ओरी जो उनका 3 दिन का उपवास होता है, उसमें हम्म। नमक को जला के यानी सेक के यानी डाला जाता है। हम्म। उसकी वजह क्या है? नहीं, मुझे तो सेक के खाते हैं। सर मैं उसको प्रासु थोड़ा सा किया कनेक्ट जाता कर है। दूं। गरम नहीं उस करते हैं, तो एक्चुअली विगय का त्याग करते हैं। टोटल 6 विगय हैं। 6 विगय मतलब दूध, दही, घी, तेल, हम्म। शक्कर, नमक, ऐसे 6 हैं। उन चीजों का त्याग करते हैं होली में। हम्म। और 9 दिन की होती है, जैसे 9 नवरात्रि होती है, वैसे ही सेम जैनिज्म में होली आती है। हाँ हाँ और उसमें विगय नहीं लेना होता है। विगय हाँ छोड़ के आपको खाना है, मतलब आप जो भी खा रहे हो उसमें नमक नहीं होगा। हाँ। ऐसा है। हम्म। नहीं, तो ऑलमोस्ट यानी कोई सिमिलर ही कोई है जैनिज्म का। और जो अपना सनातन में देखोगे तो व्रत, त्योहार, टाइमिंग लगभग उतना ही आसपास ही आता है सारा, जी। तिथि हम्म, वगैरह सब। नहीं नहीं, तो ये यानी नमक गरम करके खाने की परंपरा है क्या? हाँ सर, उसको नमक को हम लोग गरम करके फिर पीस के उसका यूज करते हैं। नमक को गरम करके पीस के उसका इस्तेमाल करते हो? हाँ, तो ये तो प्रिजर्वेशन के लिए है। नमक को यस सर, गरम क्योंकि इसीलिए उसमें किया पानी जाता की है। मात्रा होती है ना, नहीं नहीं, तो नमक, वो ज्यादा देर तक वो रह सके इसलिए। क्योंकि नमक को गर्म करने से नमक के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है और जो बैक्टीरिया होते हैं, वो सब निकल जाते हैं। और फिर उसका नमक का लास्टिंग पीरियड बढ़ जाए, इसके लिए उसको गर्म करके एक स्टोरेज करने की ये विधि है, प्रिजर्वेशन की प्रोसेस है, वन टाइप ऑफ, और कुछ नहीं है। बोलो। તમે કહો છો કાચું ખાય બરોબર, પણ આપણે કોથમી લાવીએ છીએ ને સર, તો એ કોથમી ફ્રીજમાં 2 દિવસમાં ખરાબ થઈ જાય છે. जी। તો કોથમીનો तो રસ બનાવીને પીએ છે, ચટણી બનાવીએ છીએ, તો એ નુકસાન ના કરે? તાજી કોથમીરનો રસ બનાવીને પીવો તો ક્યાંથી નુકસાન થાય? તો સાહેબ ફ્રીજમાં તો મૂકીને આખો મોટો જુડો લાવીએ તો 3-4 દિવસ તો વપરાય ને, આપણે હા, 4-5. હવે એને કઈ રીતે પ્રિઝર્વ કરવો, પેલા એને સમજો, બગડતો કેમ અટકાવવો। आप ओजोनाइजर से ट्रीटमेंट करोगे तो लंबे समय तक बिगड़ेगी नहीं, पहली बात है कि। दूसरा, मान लो ओजोनाइजर नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसको पानी से साफ कर लेना है, उसको सुखा देना है, पानी निकाल देना है। फिर
वही को आपको कॉटन की थैली में भरना है। फिर वही कॉटन की थैली प्लास्टिक की बैग के अंदर जिप बैग करके डालना है। तो इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा बेज जो है वो सारा कॉटन का कपड़ा खींच लेगा, और जो प्लास्टिक की बैग के अंदर ही रहेगा। तो अंदर का जो मॉइस्चर है वो बाहर बाहर फ्रिज के अंदर जब ठंडी होती है तो ठंडक में वो सूखा बन जाता है, तो सूख जाता है। तो इसको सूखने से बचाएगा और उसको खराब होने से भी बचाएगा। तो ये प्रिजर्व करने का एक रास्ता है। और दूसरा, मान लो ऐसे भी आप नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए दूसरा रास्ता है कि भी ये आपने जो एक साथ पत्तियां लाए हैं तो उसकी आप क्रश कर लो। और जो आइस क्यूब बनाने के जो बड़ी बड़ी साइज के ट्रे होते हैं, ऐसे में ट्रे के अंदर ये सारी चटनी बना के डाल के फिर उसको क्यूब बना दो, और क्यूब निकाल के जिप बैग में रख के फ्रोजन में रख दो। तो 1 महीना भी रह जाएगा। अब जब जरूरत हो तो क्यूब निकालो, पानी में डालो, जूस बनाओ, पी लो। 2 દિવસ પહેલા હું સફરજન લઈને સરબત और સફરજન ये जो ये एक क्यूब नहीं बनाना है ना, तो जो जो लीला धनिया है उसको छोटे टुकड़े करके जिप बैग में भर लो, और फिर उसको फ्रोजन ही कर लो सीधा। अब जब जरूरत पड़े जूस बनाना है तो इसमें से तोड़ के निकाल के मिक्सी में डालो, पीस लो, तो जूस तैयार। फ्रीजर आपका बड़ा होना चाहिए। ઓકે સર सारी થેન્ક कई चीजें, मान लो अभी ग्रेप्स की सीजन चल रही है, ठीक है। अच्छा, कोई भी चीज आप उसको टुकड़े करो, जिप बैग में डालो, फ्रोजन में रख दो, लंबे समय तक चलेगा, कुछ नहीं होता। तब बिगड़ेगा तब जब लाइट चली गई, फ्रीजर का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, तब जाके वो बिगड़ेगा, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब तो તો સર मोदी साहब ने 24 घंटे की बिजली की व्यवस्था करके रखी है, पहले के जमाना जैसा है नहीं। तो बिजली तो अब जाने के चांस, और मान लो एक दिन जाएगी ना, तो फ्रीजर के दरवाजा नहीं खोलोगे ना, तो एक दिन में कोई बिगड़ने वाला नहीं है। આમ તો સર એવું કહેવાય છે કે ફ્રોઝન વસ્તુ નુકસાન કરે જેમ કે नहीं, ये बात વટાણા છે गलत है, गलत बात, गलत है। फ्रोजन में कोई भी चीज सिकुड़ेगी या बड़ी एक्सपांड होगी? સુકાઈ જાય સિકળાઈ જાય सिकुड़ जाए। तो जो चीज अपनी साइज में छोटी हो जाती है ना, उसको टूटने के चांस कम हो जाते हैं, उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को कम होने में। एक्सपांड होता है तब वो टूटता है, बड़ा होता है। तो जब उबालते हो तब उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर टूट जाता है, लेकिन उसको आप कोल्ड करते हो, ठंडा करते हो, तो उसकी साइज छोटी होती है। तो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, कोई भी खाने का पदार्थ जो भी हो, वो उसको टूटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं छोटा होने से। बड़ा करो तब प्रॉब्लम होता है। तो गर्म करने से खराब जल्दी हो जाता है, आप फ्रोजन करोगे तो खराब नहीं होगा। तो फ्रोजन करके भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ताजी અને इस्तेमाल करो, बढ़िया है। नहीं है ऑप्शन रखने का तो आप फ्रोजन का भी उपयोग करो। દહીં કેટલી વાર ખવાય સાહેબ અને કયા ટાઈમે ખવાય दही ज्यादा नहीं खा सकते आप दही के जो बैक्टीरिया है, ये दिन में हमको 2-3 या ज्यादा से ज्यादा 4 चम्मच दही के बैक्टीरिया का प्रयोग करके ज्यादा बैक्टीरिया बढ़ाने का काम करना चाहिए। तो आपको मान लो मिलेट खाना है, तो दोपहर को पकाओ, पकाने के बाद दही डालो 1 चम्मच 2 चम्मच, फिर शाम तक उसको छोड़ दोगे तो कटोरी भर के बैक्टीरिया तैयार हो जाएंगे। तो आपको कटोरी भर के दही खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कटोरी भर के बैक्टीरिया तो मिल जाएंगे। हमारे शरीर में बैक्टीरिया ज्यादा जाने चाहिए, दही ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ઓકે થેન્ક યુ સર ओके, तो हम સર પ્રિઝર્વેટિવમાં આપણે વિનેગર ને ખાવાના સોડા ઉપયોગમાં લઈ શકાય? આ विनेगर आप ખાવાની यूज कर सकते हो। सोडा जो है वो अच्छा नहीं है, खाने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए
नहीं, ज्यादा। खाने के लिए नहीं, वो शाकभाजी में से पेस्टिसाइड प्रिजर्वेटिव निकाल करने, हाँ, उसको साफ करने के लिए इस्तेमाल करो, चलेगा। इसमें चलेगा। हाँ, एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो आप पीने में भी उपयोग कर सकते हो, क्योंकि वो खट्टा है, उसका काम है चर्बी को तोड़ना। वेट लॉस करने के लिए वो उपयोग कर सकते हो, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में वो इस्तेमाल करने से एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है। अच्छा। ये ध्यान रहे। ठीक ओके है, सर, ओके, तो हम दोबारा मिलेंगे अगले मंगलवार के दिन।